आज के सेशन में हम देखेंगे कि जो जावा स्क्रिप्ट है, उस जावा स्क्रिप्ट में कुछ बेसिक कंसेप्ट उसके, ठीक है, जैसे अभी करंटली के डेटा टाइप्स क्या हैं, उसमें ऑपरेटर्स हम कौन कौन से यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसके अलावा जैसे जो लैंग्वेजेस के कंसेप्ट रहते हैं, लूप्स, कंडीशंस, है ना, फंक्शंस कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें, और उसके बाद में कुछ कोडिंग हम अप्लाई करके देखेंगे, है ना, यूज़ करते जाएंगे और वो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले डेटा टाइप्स। तो जावा स्क्रिप्ट हैज़ 3 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स: नंबर, स्ट्रिंग एंड बूलियन, एंड एवरीथिंग एल्स इज़ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब जावा स्क्रिप्ट के अंदर केवल बेसिकली बेसिक जो डेटा टाइप है वो केवल 3 होते हैं: एक नंबर, एक स्ट्रिंग और एक बूलियन, ठीक है। नंबर मतलब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, पॉइंट में हो सकती है वो, है ना, या फिर फ्रैक्शनल नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है, जैसे इंटीजर टाइप से रहता है, ठीक है। और दूसरा रहता है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि एनी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, 1 और मोर, और इवन ब्लैंक, ठीक है। तो हम कैसे पहचानेंगे कोई स्ट्रिंग है कि नहीं है? तो या कोई भी चीज़ आपको अगर सिंगल कोट या फिर डबल कोट्स में लिखी हुई दिखे, ठीक, कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी नंबर, कुछ भी लिखा हुआ अगर सिंगल कोट या डबल कोट्स के अंदर दिखे, ठीक है, तो वो चीज़ स्ट्रिंग रहती है, ठीक है। और इसके अलावा थर्ड टाइप क्या हो गया? बूलियन। बूलियन मतलब जिसकी वैल्यू या तो ट्रू रहेगी या फिर फॉल्स रहेगी, ठीक है। तो 3 तरह के अपने पास डेटा टाइप्स होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू 3 तरीके से स्टोर कर सकते हैं, 3 तरीके के हम वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी वेरिएबल बनेंगे, फिर जो भी अलग तरह की कोई वैल्यू रहेगी, जैसे अगर सपोज डेट है ना, तो डेट एक अलग ही फॉर्मेट है इसके अंदर, ठीक है, तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, है ना। तो इन 3 डेटा टाइप के अलावा जितनी भी चीज़ें रहेंगी सब कुछ ऑब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब ऑपरेटर्स कौन कौन से यूज़ होते हैं? तो अर्थमेटिक ऑपरेटर नॉर्मली जो C++ में हम यूज़ करते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलो, डिवीजन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सारे के सारे ऑपरेटर एज इट इज़ जैसे C++ में या जावा में होते हैं, उसी तरह से आपके जावा स्क्रिप्ट में भी यूज़ होते हैं। इसके बाद जो कंपैरिजन ऑपरेटर रहते हैं, ये भी एज इट इज़ जैसा हम C++ में या जावा में यूज़ करते हैं, लेस देन, इक्वल टू, डबल इक्वल टू, मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। ये नॉट लेस देन, ठीक है, एंड नॉट इक्वल टू, एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ग्रेटर देन, ठीक। और भी जैसे मतलब इसी तरह के जो भी कॉम्बिनेशन बनते हैं वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, एंड और नॉट, जो हम कंडीशन में जनरली लगाते हैं कि अगर हमको 2 कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करवानी है तो उसमें एंड ऑपरेटर लगा सकते हैं और लगा सकते हैं, ठीक है। एज इट इज़ जैसा कभी आपने C++ में अगर देखा हो तो उस टाइप से इसी में यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा जब कोड देखेंगे तब यूज़ करते जाएंगे तो थोड़ा सा वो क्लियर हो जाएगा किस तरह से यूज़ करना है। इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, है ना, एक वेरिएबल में कोई दूसरी वैल्यू असाइन करना, किसी भी दूसरे कंट्रोल में कोई वैल्यू असाइन करना, तो इक्वल टू ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं। प्लस इक्वल टू, और प्लस इक्वल टू क्या रहता है? ऐड करके असाइन कर देगा, मतलब उसी वेरिएबल में कोई अलग वैल्यू ऐड करेगा और उसी वेरिएबल में वापस से असाइन कर देगा, ठीक है। सिमिलरली माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड्यूलो, डिवीजन इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ और कंस्टेंट्स इसमें रहते हैं, जैसे देखो पहला कमेंट्स, है ना, तो सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स एज इट इज़ जैसा हम C++ में करते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स 2 स्लैश, ठीक है, उसके बाद उस पर्टिकुलर लाइन में जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है वो सब आपका एज ए कमेंट हो जाएगा, ठीक है। मल्टी लाइन, दिस वन इज स्टार्टिंग कमेंट एंड एंड कमेंट, ठीक है, मतलब इन दोनों सिंबल्स के बीच में या फिर इन दोनों कॉम्बिनेशन के बीच में जो भी कंटेंट लिखा होगा वो सब कमेंट हो जाएगा, ठीक है। कमेंट का मतलब रहता है जिसका प्रोग्राम में कोई पार्टिसिपेशन नहीं, एग्जीक्यूशन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, वो केवल हम क्या कर रहे हैं, हेल्प के लिए, क्या कोड जो लिखा हुआ है उसकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो, हेल्प एज ए हेल्प, ताकि कोई अगर आपका कोड देख रहा है, कोई पढ़ रहा है, तो उसको उससे हिंट मिल जाए कुछ, ठीक है। तो इसलिए हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं। इफ़ स्टेटमेंट्स सिमिलर टू C++, और वी कैन से C और वी कैन से जावा, ठीक है। जिस तरह से हम जावा C++ में लगाते हैं उसी तरह से इफ़ के बाद कंडीशन के बाद में जितने भी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट हैं
वो आ जाएंगे। कंडीशन में आप किसी भी तरह की कंडीशन हम बना सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड, है ना, एंड और नॉट ऑपरेटर का यूज़ करके, ठीक है। और फिर एल्स पोर्शन, तो एल्स में आपके स्टेटमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। वन और मोर स्टेटमेंट्स वी कैन पुट इन एल्स इवन इन इफ एल्स, राइट। नेक्स्ट, लूप स्टेटमेंट, it is also similar to C++. While condition, if condition is true then execute statement और repeat same procedure, है ना, जब तक कि आपकी कोई कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है। डू वाइल में भी डू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद में आपकी वाइल कंडीशन चेक होगी। कंडीशन के बाद में अगर कंडीशन ट्रू है तो अगेन डू। इसको ज़्यादा मतलब डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको C++ में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है ये चीज़, है ना। फिर लूप, फिर इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, यहाँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो रहता है अपना, और उसके बाद ये एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट इसके अंदर आ जाते हैं। तो एज इट इज सिमिलर टू C++ और C, ये आपके सारे लूप्स इसी तरह से चलते हैं। इफ एल्स भी उसी तरह से रहता है, ठीक है। उसके बाद स्विच केस, है ना, ये भी एग्जैक्टली उसी तरह से जैसे आपका C++ में रहता है। स्विच, यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशन आएगा, फिर उसके बाद में केस 1, केस 2, या फिर केस, और केस के बाद में कोई भी पर्टिकुलर लेवल 1, 2, 3 या ऐसा जो भी स्विच के अंदर एक्सप्रेशन है उससे मैच करवाने के लिए हम जो केस देते हैं वो, ठीक है। और लास्ट में डिफ़ॉल्ट, है ना, डिफ़ॉल्ट कॉलन, कोई भी स्टेटमेंट हम यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। इसमें भी उसी तरह से जैसा हम C++ में करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करना है आपको, ठीक है। स्विच केस किस तरह से वर्क करता है कि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो एक्सप्रेशन जिस भी केस से मैच कर जाएगा आपके, उस केस पे आप सीधे जंप कर जाओगे, ठीक है। सपोज़ पहले एक्सप्रेशन से अगर मिल गया, इस लेवल से ये एक्सप्रेशन मैच कर गया, तो आप सीधे यहाँ पर केस पर जंप कर जाओगे और उसके बाद से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, उसके बाद ब्रेक, तो ब्रेक होते से ही आप सीधे इस स्विच केस से बाहर, है ना। अगर किसी भी केस से हम मैच नहीं कर पाते हैं तो सीधे डिफ़ॉल्ट से मैच होता है वो, ठीक है। तो यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाता है। डिफ़ॉल्ट में जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, और इसके बाद ब्रेक लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके बाद ऑटोमेटिकली आप बाहर ही जा रहे हो, ठीक है। तो ये रहता है स्विच केस। अब इसके बाद फंक्शंस, तो अभी तक हमने देखा कि इफ एल्स, स्विच केस, लूप्स, इनमें जावास्क्रिप्ट में कोई डिफरेंस नहीं C++ से, लेकिन फंक्शंस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो फंक्शंस में क्या डिफरेंस रहता है? फंक्शंस शुड बी डिफाइंड इन द हेड ऑफ एन HTML पेज टू इंश्योर दैट दे आर लोडेड फर्स्ट। लास्ट सेशन में भी मैंने ये चीज़ बताई थी आपको कि अगर कोई फंक्शन हम बना रहे हैं तो वो फंक्शन आपका हेड में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हेड सबसे पहले डाउनलोड होके आता है, ठीक है। तो इस चीज़ की इंश्योरिटी हो जाए अपने पास में कि आपने फंक्शन को अगर कॉल किया है तो कॉल करने से पहले एटलीस्ट वो फंक्शन आपका क्या हुआ है, डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप उसको प्रोसेस करें। नाउ नेक्स्ट, द सिंटैक्स फॉर डिफाइनिंग ए फंक्शन इज फंक्शन कीवर्ड, नेम ऑफ द फंक्शन और आर्ग्यूमेंट्स, और उसके बाद ब्रैकेट मतलब कर्ली ब्रेसेस, फिर जितने भी स्टेटमेंट्स आपको देने हैं एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ठीक है। हाँ, ये भी, तो ये फंक्शन को डिक्लेयर करने का या डिफाइन करने का सिंटैक्स है, ठीक है। उसके बाद कॉल करने के लिए जस्ट नेम ऑफ द फंक्शन एंड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द फंक्शन, ठीक है, ये हमको पास करना है। अब सपोज़ फंक्शन हम कॉल कब करते हैं, जैसे सपोज़ हमने अभी लास्ट टाइम पर देखा था कि जैसे मैं बटन पे क्लिक कर रहा था तो क्लिक पर मैंने शो फंक्शन कॉल किया था, है ना। इस तरह से कुछ फंक्शंस कॉल किए थे, ठीक है। तो वो किसी भी इवेंट पर हम अक्सर फंक्शन कॉल करते हैं, लेकिन हम और भी दूसरी जगह फंक्शन कॉल कर सकते हैं इवेंट के अलावा। हम फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन कॉल कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। जावास्क्रिप्ट जो रहती है वो ऑन क्लिक, ऑन सबमिट, ऑन ब्लर, ठीक है, ऑन लोड, इस तरह के जो जितने भी इवेंट्स रहते हैं उन सारे इवेंट्स को सपोर्ट करती है, ठीक है। अब इवेंट्स क्या रहते हैं, जैसे ऑन क्लिक, तो बटन जो रहता है
बटन पे जैसे आप क्लिक करते हो तो उसका ऑन क्लिक इवेंट इनिशिएट हो जाता है, ठीक है। ऑन सबमिट क्या रहता है, आपका जो फॉर्म है पूरा, है ना, वेब फॉर्म जो रहता है, ठीक है। तो जैसे सपोज़ आपने लॉगिन आईडी डाला, पासवर्ड डाला, अगर लॉगिन का फॉर्म है, और जैसे ही बटन पे क्लिक किया तो आपकी रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है। तो एक्चुअल में क्या रहता है, आपका जो पूरा फॉर्म है वो सबमिट होता है सर्वर पर, ठीक है। तो ऐसा सबमिट इवेंट रहता है ना। तो उस पर्टिकुलर सबमिट इवेंट पर अगर हम कोई ऑपरेशन करवाना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट का, कोई कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो हम ऑन सबमिट पर वो वाला कोड लिखेंगे, ठीक है। ऑन ब्लर, ठीक है। ऑन ब्लर का मतलब रहता है जैसे सपोज़ कोई टेक्स्ट बॉक्स है, उस टेक्स्ट बॉक्स में हम कुछ टाइप कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइप करते वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, अपना फोकस जो है, मतलब अपना कर्सर जो है उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर रखना पड़ेगा, तभी हम उसमें टाइप कर पाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही आपने टाइप किया और वहाँ से अपना फोकस हटाया, है ना, कि लॉगिन है सपोज, तो लॉगिन आपने टाइप किया और अब पासवर्ड टाइप करना है, तो आप जैसे ही पासवर्ड पे जा रहे हो तो आपका फोकस लॉगिन से हट रहा है। तो ये जो सिचुएशन रहती है, ये जो इवेंट रहता है, इसको बोलते हैं ऑन ब्लर, मतलब हम फोकस को हटा रहे हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि कोई भी जैसे टेक्स्ट बॉक्स है, वहाँ से जैसे मैं फोकस हटाऊँ तो कोई इवेंट इनिशिएट हो जाए, तो वो ऑन ब्लर इवेंट। अब जावास्क्रिप्ट का कोड करने के लिए हम सबसे पहले एज इट इज़ हमेशा जैसे कोई फोल्डर बना लेता हूँ, है ना, ठीक है। जावास्क्रिप्ट, चाहे तो हम इसको लिख देते हैं कोड, सैम्पल कोड करते हैं इसको, जावास्क्रिप्ट सैम्पल कोड। उसके बाद ड्रीम व्यूवर ओपन करो, एक HTML का पेज ओपन कर लेते हैं हम। इस पेज को मैं सेव करता हूँ, तो डेस्कटॉप पर जाकर जावास्क्रिप्ट सैम्पल कोड में, और मैंने इसको नाम दे दिया है, जैसे हम कौन सा कोड लगाने वाले हैं, ओपन JS, है ना, ओपन जावास्क्रिप्ट करके .html, है ना, ये HTML का पेज है, ठीक है, ना कि जावास्क्रिप्ट का, सिंपल। ये अपने पास HTML। अब इस पेज में सपोज मैं कोड में ही आ जाता हूँ डायरेक्ट, यहाँ पर मैंने एक इनपुट टाइप बटन, और बटन में हमने दे दिया वैल्यू ओपन या ऐसा लिख दिया, ठीक है। और इसके ऑन क्लिक पर एक ओपन या, ठीक है, इस तरह का मैंने एक फंक्शन कॉल कर लिया, ठीक है। अब ये फंक्शन हमने कॉल किया है, ठीक है, तो ये फंक्शन यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, तो ये हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका तरीका क्या रहता है, मैं इसी पेज में बना रहा हूँ, तो स्क्रिप्ट टैग लगा हेड के अंदर, लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट/जावास्क्रिप्ट। अच्छा, और इसके बीच में आकर हमने अब फंक्शन बनाना है। तो फंक्शन के लिए क्या रूल बताता है कि एक फंक्शन कीवर्ड आएगा पहले, ठीक है, फंक्शन कीवर्ड के बाद में फंक्शन नेम, और फंक्शन के अंदर यहाँ पर आप लिखोगे विंडो डॉट ओपन, और ब्रैकेट में जो भी साइट आपको खोलनी है या फिर जो भी विंडो खोलनी है, ठीक है, तो उसका URL कि उसमें ओपन क्या हो। तो जैसे सपोज़ आपको लिखना पड़ेगा HTTP:, क्योंकि मुझे याहू का पेज खोलना है, ठीक है, कॉलन के बाद में /www.yahoo.com, ठीक है। इस तरह से किया हमने और सेव कर दिया। इसको रन करके देखते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन किया मैंने इसको। अब चीज़ हम उससे भी कर सकते हैं, हाइपरलिंक से, लेकिन मुझे किसी बटन के क्लिक पर करना है और मुझे जावास्क्रिप्ट से ही करना है,
ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि अभी हमारे सामने ऐसी कोई सिचुएशन नहीं जिनसे हमको एग्जैक्ट समझ में नहीं आएगा कि क्यों हम जावास्क्रिप्ट से करें, हाइपरलिंक से नहीं। लेकिन ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि हमको जावास्क्रिप्ट से ही वो यूज़ करना पड़े, ठीक है। अब देखो ये क्यों आ रहा है, लास्ट टाइम पर मैंने बताया था क्यों, क्योंकि हमने अपने ब्राउज़र में जो स्क्रिप्टिंग जो कोड रहता है उसको ब्लॉक कर रखा है। तो इस वजह से आपसे पूछ रहा है कि आपको वो स्क्रिप्ट को जो कोड है, ब्लॉक जो कोड है, उस कंटेंट को आपको अलाउ करना है क्या? यस, अलाउ, यस, तो आपका चल जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं ओपन याहू करूँगा, तो कोड में जाकर आप क्या करो, इसमें ज़रा सा इसको चेंज कर दो, इसको डबल स्लैश सेव करने के बाद ब्राउज़र में रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करने के बाद आप देखोगे अगेन मिस्टेक कर दी ना, स्लैश उल्टे लगा दी, रिफ़्रेश ओपन याहू, ठीक है। तो यहाँ पर ये yahoo.com, ठीक, नेट ओपन है तो नेट में आपका याहू ओपन हो जाएगा, अदरवाइज़ प्रॉब्लम नहीं फिलहाल, ठीक है। इस तरह से इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नई विंडो अगर ओपन करनी है तो विंडो डॉट ओपन करके हम इस तरह से ओपन कर सकते हैं। नाउ एक और बटन हम बनाते हैं इसी के अंदर, सपोज BR टैग लगाया मैंने और इनपुट टाइप बटन वैल्यू में राइट हेलो सिंपल हमने लिख दिया, और ऑन क्लिक पर कोई नया फंक्शन कॉल कर रहा हूँ मैं, शो लिख देते हैं, है ना। शो फंक्शन हमने कॉल किया, ठीक है। सेमीकोलन आप फ़िलहाल तो लगा दोगे, नहीं भी लगाओगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। इसका डिफरेंस हमको थोड़ा बाद में पता चलेगा कि इससे क्या फ़र्क है, ठीक है। चलो अब देखो इसी स्क्रिप्ट टैग में मैं एक और फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन शो, ठीक है। वी कैन क्रिएट मोर देन वन फंक्शन इन सेम स्क्रिप्ट टैग, और यहाँ हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब ये राइट क्या है, एक मेथड है, एक फंक्शन है जिसका काम क्या है, राइट करने का, वेब पेज पे राइट करने का। तो इसके अंदर आप डबल कोट्स में या फिर सिंगल कोट में कोई भी अगर मैसेज दे दोगे, सपोज दिया मैंने हेलो वेलकम टू लर्न जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। इस तरह का मैसेज मैंने दिया। हाँ, इसको हम ब्राउज़र में ओपन करते हैं, हेलो। अब देखो जैसे ही मैं इस राइट हेलो पे लिखूँगा, अगेन एरर, हाँ ओके। अब देखो अगर जैसे हमने क्लिक किया और आप यहाँ पर देखोगे जैसे डन के साथ में ये येलो कलर का मार्क कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है कि ये आपकी जावा स्क्रिप्ट में कोई एरर है, ठीक है। अब आपको एरर देखने के लिए इस पर डबल क्लिक करो तो ये आपको एरर मैसेज मिलेगा, है ना। तो मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में कि इसमें कोई ज़्यादा हेल्पफुल एरर आपको नहीं मिल पाएगी। तो देखिए डिटेल में अगर जाओगे तो ऑब्जेक्ट एक्सपेक्टेड, है ना, लाइन नंबर 22, ठीक है, लाइन नंबर 22 पे ऑब्जेक्ट एक्सपेक्टेड बता रहा है, ठीक है। अब देखो क्या प्रॉब्लम है, तो ये आप कोड में जाकर लाइन नंबर 22 देखोगे तो वहाँ दिख जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्लोज नहीं हुआ पूरी तरह से, ठीक है। अब अगेन हम इसको रन करते हैं, ओके, अगेन एरर आ रही है, ठीक है। तो फिर से चेक करो, अगेन वो लाइन नंबर 22 में ही एरर दिखा रहा है, मतलब कोई और प्रॉब्लम है। ऑन क्लिक ये हटा दो, शो फंक्शन, अच्छा देखो मिस्टेक हमने क्या की, शो यहाँ पर लिखा है कैपिटल, एस कैपिटल लिखा है और यहाँ स्मॉल लिखा है ना। तो जावा स्क्रिप्ट इज़ फुल्ली केस सेंसिटिव, तो इस तरह की मिस्टेक का भी हमको ध्यान रखना है। अब देखते हैं, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट जो कीवर्ड है जावा स्क्रिप्ट में वो डिनोट करता है आपका HTML डॉक्यूमेंट। जो ये वेब पेज है
ये जावास्क्रिप्ट के लिए क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। तो डॉक्यूमेंट का मीनिंग क्या रहता है कि जो अपना वेब पेज है, तो HTML में जो वेब पेज रहता है वही जावास्क्रिप्ट के लिए डॉक्यूमेंट कीवर्ड से हम डिनोट करते हैं। तो हमने क्या कहा कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट मीन्स डॉक्यूमेंट में मतलब वेब पेज पर आपको राइट करना है दिस टेक्स्ट मैसेज, ठीक है। तो वो आपको एज इट इज़ इस बटन क्लिक पर शो फंक्शन कॉल होगा, शो फंक्शन ने इस मेथड राइट मेथड को कॉल किया और ये मेथड ने ये वाली साइड, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पर आप सिंगल कोड लगाते हो, ठीक है, इसको बैक करके रिफ्रेश किया है ना और राइट हेलो तो भी चल गया, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग जो रहती है वो डबल कोट्स और सिंगल कोट्स दोनों से रिप्रेजेंट होती है ना। तो आप इधर यहाँ पर डबल कोट सिंगल कोट दोनों से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेमीकोलन अगर आप यहाँ लगा देते हो तो उससे भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। वो प्रॉब्लम किसकी वजह से आ रही थी, वो कैपिटल स्मॉल की वजह से आ रही थी, ठीक है। अभी देखो, ठीक है, वो चलेगा। सेमीकोलन आप लगा भी सकते हो, हटा भी सकते हो। तो ये एक सिंपल कोड और हुआ गया अपने इसमें। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम एक और मैं फ़ाइल लेकर आपको कुछ और कोड दिखाता हूँ नया, ठीक है। तो उसके लिए हम नई फ़ाइल ले लेते हैं। सपोज़ मैंने एक जावास्क्रिप्ट में HTML की एक फ़ाइल ली, ब्लैंक क्रिएट कर लिया, इसको सेव किया। सेव करने के लिए वही जावास्क्रिप्ट सैम्पल कोड, इसके अंदर हमने इसको सेव कर लिया है बैक ग्राउंड चेंज JS, ठीक है। बैकग्राउंड चेंज जावास्क्रिप्ट नाम दे दिया है इसको, ठीक है। अब इसमें मैंने देखो दो बटन बनाए, इनपुट टाइप बटन, और बटन में वैल्यू मैंने दी, एक दे दिया ब्लू और एक और बटन लिया सिमिलर इनपुट टाइप बटन, और यहाँ पर हमने वैल्यू दे दी सपोज राइट दे दिया, ठीक है। और साथ में इनके नेम भी नोट कर दिया। नेम का फ़िलहाल यूज़ तो नहीं रहेगा, लेकिन एज अ प्रैक्टिस हम नेम हमेशा देते ही हैं। स्लैश, और इसमें भी हम नेम दे देंगे BTN, और दोनों ही बटन में एक एक फंक्शन कॉल करता हूँ। तो यहाँ पर ऑन क्लिक पे मैंने ब्लू फन ब्लू फंक्शन ब्लू नाम से एक फंक्शन बना दिया है, मतलब कॉल किया है, और इसके ऑन क्लिक पर फन राइट नाम से एक फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है। नाउ हेड में जाकर हमको स्क्रिप्ट टैग लगाना है, स्क्रिप्ट, ठीक, और मैंने स्क्रिप्ट टैग क्लोज कर दिया। अब देखो मैंने इसमें लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट नहीं लिखा, तो भी ये चलेगा, ठीक है। क्यों चलेगा, क्योंकि अब अगर आपने स्क्रिप्ट टैग लगाया है तो HTML को या फिर ये जो HTML डॉक्यूमेंट है इसको ऑटोमेटिकली ये चीज़ समझ में आ जाती है कि इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो स्क्रिप्ट है, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी उसने दे रखी है जावास्क्रिप्ट को। इसका मतलब अगर कोई लैंग्वेज मेंशन नहीं कर रखी है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ब्राउज़र उस स्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट का कोड ही समझेगा, है ना। तो बेटर तो ऑप्शन क्या रहता है कि आप पूरा लिखो, है ना, लेकिन अगर आप ऐसा भी लिखोगे तो भी चलता है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर दो फंक्शन बनाने हैं, तो एक फंक्शन मैंने बनाया फन ब्लू, ठीक है, और इसके अंदर हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट BGC कलर, है ना, C कैपिटल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट BGC कैपिटल कलर इक्वल टू सिंगल कोड या डबल कोड्स में आप दे दो, जिससे सपोज मैंने दे दिया ये कौन सा ब्लू, तो ब्लू कलर दे दिया। आप चाहो तो ब्लू कलर का जो कोड रहता है हैश स्टाइल वाला वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया अपना फंक्शन। इसके बाद एक और फंक्शन हमने बनाया फंक्शन फन रेड, और हमने इसमें लिख दिया
डॉक्यूमेंट डॉट bg कलर इक्वल टू, सपोज हम यहाँ पर हैश स्टाइल से कलर कोड दे देते हैं, तो रेड का क्या रहता है FF0000, है ना, फर्स्ट 2 डिजिट फॉर रेड। ठीक है, नाउ एग्जीक्यूट दिस, अलाउ, यस। अगर मैं ब्लू पे क्लिक करूँगा तो माय बैकग्राउंड बिकम अ ब्लू, और अगर रेड पे क्लिक किया तो रेड। ठीक है, तो हमने देखो क्या किया है कि रन टाइम पर डायनेमिकली हम बैकग्राउंड का चेंज कर रहे हैं। ठीक है, या फिर कोई भी ऑपरेशन हो, सपोज इससे पहले वाला जो ऑपरेशन था उसमें भी हम क्या कर रहे हैं कि रन टाइम पर, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, डॉक्यूमेंट पर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो मतलब इसको हम क्या कहते हैं, हम डायनेमिक कर रहे हैं प्रोग्रामिंग, है ना। तो हमने HTML में जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके जो डायनेमिक इफेक्ट इंट्रोड्यूस किए हैं, तो ये चीज़ कहलाती है, मतलब अगर हम जावास्क्रिप्ट में CSS और हम अगर HTML में जावास्क्रिप्ट और CSS का यूज़ कर रहे हैं तो ये आपकी DHTML कहलाती है, डायनेमिक HTML। ठीक है, तो HTML ही DHTML रहती है अगर बस उसमें CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये आपकी DHTML भी इसी में। ठीक है, तो ये जो कोड देख रहे हो आप, ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं।